स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल में। भारतीय पाठशाला में आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास है। तो अब ये जो क्लास है वो अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी हिंदी साहित्य से और हिंदी के क्षेत्र में जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और आजकल हर कंपटीशन में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो वन लाइनर प्रश्न है जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। ये शिक्षा के क्षेत्र में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और कक्षा 12 के सिलेबस में से भी है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो स्कूल व्याख्याता और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के लिए भी ये वन लाइन क्वेश्चन एक बार ज़रूर देखें। संपूर्ण वीडियो को देखने के पश्चात आप ज़रूर कमेंट करें किस प्रकार आपको अगर क्लास अच्छी लगी है तो इससे संबंधित हम और भी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके समक्ष लाते रहेंगे। और इन्हीं में से प्रश्नों में से आपको परीक्षा में आने वाली परीक्षाओं में इनमें से प्रश्न ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है काव्य, और काव्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आप इनका जरूर देखें। काव्य गुण, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए। तो काव्य है वो प्रमुखतः जो विद्वानों में मतभेद थे उन मतों के बाद में जो स्वीकार रूप में जो काव्य के गुण माने गए हैं वो 3 माने गए हैं। तो काव्य गुण कितने माने गए हैं? 3। माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण जिसमें मधुरता वाली पद्य रचनाएंगी। ओज में, ओज का अर्थ है तेज, प्रकाश, आभा, दीप्ति, चमक, अर्थात जो वीरता की बातें हैं, युद्ध की बातें हैं, जैसे आंधी, बाढ़, तूफान जिनका प्रचंड रूप है, और लंबे लंबे समासिक पद हैं, वो किस में आते हैं? ओज गुण में। प्रसाद, प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। प्रसन्नता वाले जो भी पद्य रचना आएगी और सीधा सरल संबंध जहाँ पर आएगा वो आपका कौन सा गुण हो जाएगा? प्रसाद। तो अब हम बात करते हैं कि माधुर्य गुण की परिभाषा। जिस रचना को पढ़कर पाठक का चित्त अर्थात मन आनंद से द्रवीभूत हो जाए, अर्थात आनंद से भर जाए, उससे माधुर्य, अर्थात जिससे पढ़ते ही हमें मधुरता ग्रहण होती है और उससे हमारा चित्त, हृदय, मन प्रसन्न हो जाता है। तो मधुर मधुर बातें होगी जहाँ पर, वहाँ पर कौन सा होगा गुण? माधुर्य गुण। सीधा सा प्रश्न यहाँ परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाएगा, उसका उत्तर ये। गुण किसके धर्म माने जाते हैं? अब बात ये है कि गुण हैं वो किसके धर्म माने जाते हैं। तो गुण है वो काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा क्या है? रस, और रस के नित्य धर्म माने जाते हैं। तो गुण है वो किसके धर्म माने जाते हैं? गुण है वो काव्य की जो आत्मा है उस आत्मा के जो है उसके नित्य धर्म माने जाते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करते हैं माधुर्य गुण। माधुर्य गुण में किस तरह के वर्णों का प्रयोग नहीं होता है? अब ये पूछ लिया जाए कि माधुर्य गुण में किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग नहीं होता है, तो माधुर्य गुण में एक तो कठोर, उसमें द्वित्व अर्थात जो वर्ण समान होते हैं वो द्वित्व वर्ण का प्रयोग नहीं होता है। जैसे तत्व, तत्व यहाँ पर 2 ये कौन से हो गए? द्वित्व वर्ण हो गए। इसलिए, और कठोर जो पढ़ने में कठोर हो और
अंतस्थ के बाद में जो उसम व्यंजन होते हैं स है, ये इनका प्रयोग किन में नहीं होता है, इनका प्रयोग माधुर्य गुण में नहीं होता है। ये बात आपको सदैव ध्यान में रखनी है। अब ये इन गुणों का प्रयोग किन में होगा, इन वर्णों, तो ये है वो आपके हो जाएगी ओज में। माधुर्य गुण किन किन रसों में रहता है। अब माधुर्य गुण किन किन रसों में रहता है, यहाँ से सीधा प्रश्न है वो परीक्षा में आता है। तो माधुर्य गुण श्रृंगार, शांत एवं करुण रस में। अब ये पूछ लिया जाए कि श्रृंगार है वो रस है वो किस गुण में आता है, तो माधुर्य में। शांत है वो माधुर्य में। करुण रस है वो किस में होता है, अधिक किस में रहता है, माधुर्य गुण में। तो माधुर्य गुण में सम्मिलित होने वाले रस कौन कौन से हैं, तो श्रृंगार, शांत और करुण। ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। आगे हम बात करते हैं काव्य गुण किसे कहते हैं। काव्य की आत्मा, अर्थात काव्य की आत्मा क्या है, रस है। ये हमें पहले बात ध्यान में होनी चाहिए कि काव्य की आत्मा क्या है, रस है। और उस रस का उत्कर्ष अर्थात बढ़ावा, जो बढ़ोतरी करते बढ़ाने वाले तत्वों को गुण कहते हैं। अब गुण है काव्य की आत्मा रस, उसका उत्कर्ष है वो बढ़ोतरी करने वाले जो तत्व होंगे वो गुण ही कहलाएंगे, अर्थात वो काव्य के क्या है, गुण है। तो माधुर्य गुण में कैसे पद रखे जाते हैं, तो माधुर्य गुण में अल्प समास यानी छोटे छोटे समास होते हैं ना, जो असमास वाले पद रखे जाते हैं। ये बात आपको इम्पोर्टेंट यहाँ पर ध्यान में रखनी है। माधुर्य गुण में किन वर्णों की अधिकता रहती है, तो माधुर्य गुण में कोमल, अनुनासिक, जो नाक से बोले जाने वाले वर्ण हैं, उन वर्णों की अधिकता रहती है। तो माधुर्य गुण में किन वर्णों की अधिकता रहती है, एक तो अनुनासिक और कोमल वर्णों की। ये बात है आपको ध्यान में रखनी है। और पद अल्प समास यानी छोटे समास और असमास, ये पद रखे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं माधुर्य गुण में कौन से वर्ण वर्जित है, अर्थात रखे नहीं जाते। तो माधुर्य गुण में ट वर्ग, रेफ, महाप्राण, उष्म वर्ण वर्जित है। तो महाप्राण जो भी वर्ण है वो इसमें नहीं रखे जाते हैं। उष्म वर्ण भी है वो माधुर्य गुण में नहीं आते हैं। ये बात इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं ओज गुण। ओज गुण का लक्षण या परिभाषा एक ही बात है। जिस रचना को पढ़कर चित्त अर्थात हमारा हृदय दीप्ति मतलब आक्रोश है, जिससे आवेग बढ़ जाता है, या उसके साथ दीप्ति के द्वारा जोश हमें उत्साहवर्धन करते हैं या जागृत होता है, उसे ओज गुण कहते हैं। वीरता वाले, जो भी भयानक दृश्य वाले, या जिनके द्वारा हमारे अंदर एक जोश भर जाता है, उत्साह आ जाता है, वीरता की बातें जागृत हो जाती है, पढ़ते ही हमारा जो ओजस्व बढ़ जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ओज गुण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि ओज गुण किसे कहते हैं, ओज गुण है। तो ओज गुण किन किन रसों में रहता है, जैसे हमने माधुर्य पढ़ा था, श्रृंगार, शांत और करुण रस में रहता है, उसी प्रकार ओज गुण किन किन रसों में रहता है। तो ओज गुण है वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स रस में रहता है। ये किस में रहेगा, रौद्र है, भयानक है एवं विभत्स रस में रहता है। ये आपको वीरता वाली, उत्साह वाली बातें, युद्ध का वर्णन है, जैसे प्रकृति का वर्णन किया गया है जहाँ पर भयानक रूप में, जैसे बाढ़ है, भूकंप है, उससे पीड़ित जो घटना है, उसका जो एक भयानक दृश्य है वो किस में आता है, ओज गुण में आते हैं। युद्ध का वर्णन है, युद्ध में जो
किस प्रकार जो वीरता के साथ युद्ध लड़ा गया है उसका वर्णन जहाँ पर कवि करता है तो वो ओज गुण होता है। ठीक है, तो ओज गुण में किन वर्णों का प्रयोग होता है? जो वर्ण माधुर्य गुण में नहीं होते हैं, जो वर्ण वो किस में आ जाते हैं? वो ओज में आते हैं। अर्थात द्वितीय वर्णों का प्रयोग हमें ओज गुण में ज़्यादातर देखने मिलेगा। परस वर्णों संयुक्त अक्षर, जो संयुक्त अक्षर बनते हैं ना, और जो लंबे लंबे समासिक पद होते हैं वो भी किन में होते हैं? ओज गुण में होते हैं। तो इस प्रकार आप भली भांति जान गए कि ओज गुण में किन वर्णों का प्रयोग होता है। आगे हम बात करते हैं कि ओज गुण में कैसे पद रखे जाते हैं। तो ओज गुण में लंबे लंबे समासिक पद रखे जाते हैं। इसके विपरीत माधुर्य गुण में हमने पढ़ा था असमासिक पद रखे जाते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे समास वाले, और ओज गुण में लंबे लंबे समासिक पद वाले, जैसे मारुति नंदन है तो उससे संबंधित। दीप्ति से चित्त में कौन सा भाव जागृत है? दीप्ति से चित्त में कौन सा भाव जागृत होते हैं? दीप्ति से चित्त में एक तो उत्साह, वीरता, आवेश आदि भाव जागृत होते हैं, जो किससे संबंधित है? ओज गुण से। ओज गुण में किन ध्वनियों की अधिकता रहती है? ओज गुण में किन ध्वनियों की अधिकता रहती है? ओज गुण में अब जो उस समय वो माधुर्य गुण में नहीं है और मूर्धन्य, तो यहाँ पर उस समय और मूर्धन्य जो मूर्धा ध्वनियाँ होती है वो ये किस में होती है? ये ओज गुण में होती है, मूर्धा से बोले जाने वाले। ओज गुण में किन किन स्थितियों का वर्णन रहता है? यहाँ पर एक एक प्रश्न है वो बारीकी से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि ओज गुण में स्थितियों का, पद का, वर्णों का। तो ओज गुण में किन स्थितियों का? जैसे ओज में मान लो युद्ध है, वीरता की बातें, प्रकृति के विराट एवं भयानक स्थितियों का वर्णन होता है, जिसमें बाढ़ है, भूकंप है, जैसे कोई त्रासदी की घटना है। तो इस प्रकार ओज गुण में निम्न स्थितियों का क्या रहता है? वर्णन रहता है। ये बात आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट ध्यान में रखनी। दीप्ति से आशय हमने जान लिया। दीप्ति से आशय चित्त का विस्तार होना और मन ओज तेज से व्याप्त होना। तो दीप्ति से यानी हमारा जो आवेग है वो बढ़ जाता है और चित्त का विस्तार है वो और अधिक हो जाता है, मन में ओज तेज से व्याप्त हो जाता है। दिव करही दिग्गज डोल मही अही लोल सागर खर भरे, इस पंक्ति में कौन सा गुण है? तो इस पंक्ति में भयानक दृश्य का वर्णन होने से ओज गुण है। यहाँ पर कठिन वर्णों का प्रयोग है और द्वितीय वर्ण यहाँ पर आ गए ना, ग ग, तो यहाँ पर द्वितीय वर्णों का प्रयोग और कठोर वर्णों का प्रयोग। तो इस प्रकार और यहाँ पर भयानक दृश्य का भी वर्णन कर दिया गया है। तो इस प्रकार भयानक दृश्य का वर्णन जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर कौन सा गुण होगा? ओज गुण। मंद मंद निक्ष्यो, अब यहाँ पर देखो मंद मंद, धीरे धीरे, निक्ष्यो मुकुंद मधुवन तेन, यहाँ पर मधुरता वाली बातें हो रही है। तो निक्ष्यो मुकुंद मधुवन तेन, इस पंक्ति में कौन सा गुण है? तो इस पंक्ति में अनुनासिक वर्णों का प्रयोग होने से माधुर्य गुण है। अनुनासिक मैं, ये कौन सा है? अनुनासिक मैं, अनुनासिक न, अनुनासिक मुँह, अनुनासिक मैं, अनुनासिक और न अनुनासिक। तो अधिकतर अनुनासिक वर्णों का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ पर कौन सा गुण होता है? ये हमने पहले पढ़ा था, माधुर्य गुण में अनुनासिक वर्णों का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार भी आप आसानी से पहचान सकते हो कि कौन सा गुण है? माधुर्य गुण है। और फिर यहाँ पर मधुरता वाली भी बातें हो रही है, इसलिए ये कौन सा गुण हो गया? माधुर्य गुण। आगे हम बात करते हैं काव्य गुणों को किसका धर्म माना गया है? काव्य गुणों का काव्य आत्मा, तो ये हमने पहले भी पढ़ा था कि काव्य की आत्मा रस है, तो रस का नित्य धर्म माना गया है। प्रसाद गुण का लक्षण, जो गुण का अंतिम है कौन सा? प्रसाद, उसकी परिभाषा क्या है? जिस रचना में सिद्धे
और सरल और जिनका पढ़ते ही अर्थ का बोध हो जाता है, ऐसे शब्द प्रयुक्त होते हैं, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। यानी जिस पद्य रचना को पढ़ते ही हमें अर्थ है वो सीधे सरल रूप में प्राप्त हो जाता है और हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, और सीधे सरल और मन को प्रसन्न करने वाले कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण। प्रसाद गुण किन किन रसों में रहता है? अब हमने माधुर्य गुण के रस की बात करी, ओज गुण के रस की बात करी, तो ओज गुण में वीरता की, माधुर्य में शांत, करुण और श्रृंगार रस होता है। उसी प्रकार प्रसाद गुण सभी 9 रसों में रहता है। तो ये सभी 9 रसों में रहता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है? ये प्रसन्नता को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा ध्यान में रखना है। प्रसाद गुण की विशेषता क्या होती है? प्रसाद गुण की विशेषता ये होती है कि अर्थ की सुबोधता एवं सुस्पष्टता, आसानी से समझ में आना प्रसाद गुण की विशेषता होती है। तो प्रसाद गुण की विशेषता वो क्या है कि इससे अर्थ है वो हमें सुस्पष्ट सामने होता है और सरलता से जिसका बोध किया जा सके, वो कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण। प्रसाद गुण के व्यंजक कौन होते हैं? असमास, इसमें भी असमास होते हैं, अल्प समास होते हैं, अर्थबोधक एवं सरल शब्द एवं सहज भाव प्रसाद गुण के व्यंजक होते हैं। अर्थात इसकी व्यंजना किससे की जा सकती है? असमास से, अल्प समास पदों वाले, अर्थबोधक जो सरल रूप से हमें आसानी से पता चल जाए, जिनका भाव सहज हो, वो इसके व्यंजक होते हैं। ये ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, ये ऐसा संसार है जैसा सेवल फूल, दिन 10 के त्योहार को झूठ रंग न भूल। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है जो हमारे मन को क्या करे? प्रसन्नचित करे। ये ऐसा संसार है, इसमें देखो ना तो हमें अनुनासिक वर्णों का प्रयोग हो रहा है और ना ही द्वितीय वर्णों का प्रयोग। अनुनासिक से हो जाएगा माधुर्य, और द्वितीय वर्ण और कठोर और लंबे लंबे समासिक पद वाले वो किस में होते हैं? वो आपके ओज में होते हैं। वो दोनों ही हमें देखने नहीं मिल रहे। और दिन 10 के एकदम आसान शब्दों का यहाँ पर क्या किया गया? प्रयोग किया गया। ये झूठे रंग न भूल, इन पंक्तियों में, और हमारे मन को भी ये क्या कर रहा है? प्रसन्नचित कर रहा है। तो ये ऐसा संसार है कि जैसे सेवल का फूल होता है, दिन 10 के त्यौहार को झूठे रंग न भूल। अर्थात है कि सेवल का फूल जिस प्रकार नष्ट होने वाला होता है, उसी प्रकार ये संसार भी है, वो क्या है? क्षणभंगुर का है। इस प्रकार ये हमारे चित्त में प्रसन्नता का वर्णन कर रहा है, इसलिए ये कौन सा गुण हो गया? प्रसाद गुण हो गया। आगे हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जो भी आप लाइव देख रहे हैं, अपनी ऑनलाइन उपस्थिति है वो कमेंट के माध्यम से ज़रूर दर्ज करें, और जो भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी है वो ज़रूर संपूर्ण वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपके कमेंट के माध्यम से आगे हम आपके समक्ष निम्न बेहतरीन प्रश्नों को फिर से लाएंगे, जो आपके स्कूल व्याख्याता, सेकंड ग्रेड टीचर एवं अन्य हिंदी साहित्य के क्षेत्र में तमाम तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये महत्वपूर्ण है। गुणों को रस का नित्य द्रव्य मानने का क्या आशय है? अब ऐसी क्या बात है जो गुणों को रस का नित्य द्रव्य माना जाता है? इसका आशय ये है कि रस के रहने पर गुण रहता है, नीरस काव्य में गुण नहीं होता है। अर्थात जो काव्य सार वाला होगा उसमें रस की प्रधानता होगी, तो वहाँ पर गुण है वो उसके नित्य द्रव्य कहलाएंगे। और जिसमें काव्य में कोई महत्व ही नहीं, अर्थात वो नीरस होगा, तो वहाँ पर कोई भी गुण नहीं होगा। आचार्य वामन ने कितने गुण माने? अब हम बात करते हैं विद्वानों के अनुसार। तो आचार्य वामन ने कितने? तो वा से वामन अर्थात मान्य आचार्य वामन ने 10 शब्दगत और 10 अर्थगत। ये एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने वामन अर्थात अपने मन के, हम याद कर सकते हैं कि वामन के अनुसार उन्होंने अपने मन के अनुसार माने कितने? 10 शब्दगत और 10 अर्थगत। अर्थात शब्दों के आधार पर 10 माने और 10 ही है वो
अर्थ के आधार पर माने। तो वामन के अनुसार कितने हैं? 10 और 10 20। और संपूर्णतः स्वीकारते कितने हैं? 3, जो हमने अभी पढ़े थे, माधुर्य, ओज और गुण, ये 3 अंत में स्वीकार है जो काव्य के गुण हैं। लेकिन वामन के अनुसार 10 शब्दगत और 10 अर्थगत हैं। किन आचार्यों ने 3 ही काव्य गुण माने? अब ऐसे कौन से आचार्य हैं जिन्होंने काव्य के 3 ही गुण माने हैं? तो वो आपको ध्यान में रखना है। एक तो है भामह, आनंदवर्धन, और यहाँ पर है ललोट, विश्वनाथ आचार्य आदि ने 3 ही। यहाँ पर है मम्मट है, मम्मट के अनुसार कितने? 3। तो आनंद और भामह और विश्वनाथ, इन चारों के अनुसार कितने माने गए हैं? काव्य के गुण 3 माने गए। आप इस प्रकार भी याद रख सकते हो कि विश्व में भामह आनंद से, और आनंद से विश्वभूत कौन है? मम्मट है। तो इन चारों के अनुसार कितने हैं? 3, और 10 माने गए हैं वामन के अनुसार। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि आनंदवर्धन के अनुसार काव्य के गुण कितने हैं, वामन के अनुसार कितने हैं, और विश्वनाथ के अनुसार कितने हैं। हारुंड गिरे गज झुंड गिरे, कट कट अवनी पर शुंड गिरे, बू है विकल वितुंड गिरे, लड़ते लड़ते आदि झुंड गिरे। तो इन पंक्तियों में देख लीजिए, यहाँ पर कठोर शब्दों का, वर्णों का भी प्रयोग किया जा रहा है, और विकल जो विनाश के और वीरता के, ओज के, तेजस के, लड़ते लड़ते आदि झुंड गिरे। तो यहाँ पर सीधा सा पता चल रहा है कि पंक्तियों में कौन सा गुण होगा। तो यहाँ पर ओज, तेज की बातें हुई है, तो यहाँ पर कौन सा गुण हो जाएगा? ओज गुण हो जाएगा। हे देवो, ये नियम सृष्टि में सदा अटल है। यहाँ पर सीधा सा काव्य दिया गया है। हे देवो, ये नियम सृष्टि में सदा अटल है। रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है। अब सीधा सा अर्थ आ रहा है, और सीधा सा अर्थ आते ही हमें पता चल रहा है कि सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना। पंक्तियों में काव्य गुण है, तो कौन सा? ओज गुण है। तो यहाँ पर सदा अटल रह सकता है, सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे नाना प्रकार के, उसे भी कितने भी साधन है वो इस जगत में प्राप्त हो। तो यहाँ पर कौन सा गुण हो जाएगा? आपका ओज गुण हो जाएगा। तो आप इनका महत्वपूर्ण ध्यान रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं प्रश्न नंबर। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। तो देशभक्त के वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, अर्थात देश पर है वो न्योछावर करना होगा। तो यहाँ पर वीरता की बातें, न्योछावर करने की बातें, जो उत्साह भरी बातें आ रही है, उन पंक्तियों में कौन सा गुण है? तो इसमें ओज गुण है। नकदंत सो भुजदंड विहदंत मुंड सो मुंड पर जर के, इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पर ओज गुण है। यहाँ पर कठोर वर्णों का प्रयोग किया गया है और द्वितीय वर्णों का, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जो वीरता की उत्साह भरी बातें की जाएगी वो ओजस्वी बातें होगी, वो काव्य का कौन सा गुण कहलाएगा? ओज गुण। यहाँ पर कट कटई, कठोर, मरकट, विकट बट, बहु कोटि कोटन धावनी, पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो यहाँ पर भी कठोर वर्णों का प्रयोग किया गया है जो हमें आसानी से समझ में नहीं आए, और कठोर वर्ण है वो किस में आते हैं? और ओजस्वी है, तो यहाँ पर भी ओज गुण है। उदत अक्षर जहाँ भरे से कैट युत मिली आय, ताही ओज गुण कहत है। ये इसकी परिभाषा बताई गई है ओज गुण की। तो प्रवीण कविराई, ओज गुण लक्षण, ये कथन किसका है? तो इस कथन के बारे में बात करें, कई बार परीक्षा में कथन देकर भी पूछ लिया जाता है कि ये कथन है वो
किनका है? तो ये कथन है भिखारी दास का। किनका है? भिखारी दास का। तो इम्पोर्टेंट है, वो हमने आपके समक्ष प्रश्न है वो लेकर आए हैं। प्रसाद गुण का गुण के प्रसाद शब्द का क्या अर्थ है? तो प्रसाद का अर्थ है स्वस्थता या निर्मलता। ठीक है, जहाँ निर्मलता है वो प्रसाद गुण से संबंध रखता है। प्रसाद गुण का अभिप्राय है जिस रचना को पढ़ते अथवा सुनते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है वह प्रसाद काव्य गुण युक्त रचना होती है। जिसका अर्थ पढ़ते ही अथवा सुनते ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है, अर्थ है वो स्पष्ट हो जाता है, वो कौन सा गुण कहलाता है? प्रसाद गुण। और मधुरता वाला, मधुर बातें हो और जिसमें असमासिक पद हो और छोटे समास हो और अनुनासिक वर्ण हो, वो होता है माधुर्य गुण। और प्रसाद गुण है जिसको पढ़ते ही अर्थ है वो सरल और स्पष्टता से प्राप्त हो जाए, वो कौन सा गुण होता है? प्रसाद गुण। जिसके चित्त में उदित होते ही अर्थ स्पष्ट हो जाए, अर्थ है वो तुरंत हमें पता चल जाए, अर्थात जो पद्य की रचनाएं हैं उस पद्य रचना को पढ़ते ही हमें उसका अर्थ है वो स्पष्ट जान लेते हैं। अर्थात कठिन वर्णों का, समासिक पदों का, अनुनासिक वर्णों का जहाँ पर प्रयोग नहीं होगा और अर्थ है वो आसानी से हमें स्पष्ट हो जाए, सरल अर्थबोध होता है, सीधा सा तात्पर्य। सरोवर का जल निर्मल हो तो तले तक सब कुछ स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस प्रकार काव्य में जिस गुण होने से वाक्य का समस्त अर्थ तुरंत मन में स्पष्ट हो जाता है, कौन सा काव्य गुण है? तो प्रसाद काव्य गुण। कैसे कि हमारे सामने समक्ष एकदम आसानी से रख दिया कि सरोवर का जल निर्मल। अगर सरोवर का जल निर्मल होगा तो तले तक सब कुछ हमें क्या स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात काव्य पढ़ते ही हमें इसका अर्थ है वो स्पष्ट पता चल रहा है, यानी इसके माध्यम से कुछ अलग कहने की बात नहीं है, सीधा अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि सरोवर का जल निर्मल होगा तो तले तक हमें जो भी है उसके अंदर है वो स्पष्ट नजर आ जाएगा। तो होने से वाक्य का समस्त अर्थ तुरंत मन में स्पष्ट हो जाता है, वहाँ पर कौन सा गुण होता है? प्रसाद। इम्पोर्टेंट ये आपके लिए। तो हमने काव्य गुण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके समक्ष लेकर आए। आगे हम अन्य विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके ऑनलाइन रूप में लाने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपने रिवीजन के लिए भी अपना समय का आकलन करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को ज़रूर देखिए और देखने के बाद ज़रूर कमेंट करें और आगे जो भी क्लास आए आप उसका निरंतर प्रतीक्षा करें। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।